हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। हमने कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, 2 लेक्चर हो गए थे, तो हमने 14 पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था। आइए एक बार तीसरा लेक्चर शुरू करने से पहले वो 14 पॉइंट एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक पॉइंट नंबर 15। उसके बाद नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो आइए जनाब जल्दी से देख लेते हैं कि अभी तक जो 14 पॉइंट्स में हमने पढ़ा है वो क्या क्या बातें हमने पढ़ ली हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1 हमने लिखा था कि वाई वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर, कि हम भैया इस चैप्टर को हम क्यों पढ़े, भैया क्या काम आएगा हमारे। तो हमने बोला था ये एक बिजनेस को ग्रो करने का एक अलग सा मॉडल है। एक मॉडल ऑफ बिजनेस है जिसमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव पढ़ा था हमने कि हमको इस चैप्टर में सीखना क्या, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। इस चैप्टर में हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कंसाइनमेंट बिजनेस की में अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये ऑब्जेक्टिव था। तीसरा, हम बिजनेस ग्रो करने के लिए 2 ऑप्शन थे, या तो हम ब्रांच ओपन कर सकते थे या तो हम एजेंट अपॉइंट करके अपना व्यापार कर सकते थे। हमने कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी निकाला था कि अगर ब्रांच ओपन करते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है और रिटर्न की कोई गारंटी होती नहीं है। तो हम चाह रहे थे कि हम छोटे व्यापारी हैं, इसलिए हमने अलग अलग एजेंट अपॉइंट कर लिए। कमीशन बेसिस पे काम करो और अपना कमीशन ले जाओ, तो इन्वेस्टमेंट था ही नहीं इसके अंदर कुछ, और रिटर्न ही रिटर्न है। अगर धंधा चल गया तो रिटर्न के चांसेस ज़्यादा है, यही चाह रहे थे। फिर कंसाइनमेंट चार्ट बनाया था हमने। कंसाइनमेंट चार्ट में यही बातें आपको पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, इसी सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहले एक हमारा रनिंग बिजनेस होगा, कोई भी एक रनिंग बिजनेस होगा। हमारा जयपुर में हमारा एक रनिंग बिजनेस है। फिर वो उस बिजनेस का एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा। इस ट्रेडिंग अकाउंट में से थोड़ा सा सामान निकाल के हम अपने एजेंट्स को देंगे। लेकिन एजेंट अपॉइंट करेंगे तो सबसे पहले उससे एडवांस मनी लेंगे, या तो बिल्स रिसीवेबल की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, या फिर डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में। फिर नंबर 2 पे हमने गुड सेंड करना है, 3 पे डायरेक्ट एक्सपेंस, चौथे पे ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, 5वें पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए यहाँ पे। छठे पे सेल ऑफ गुड्स, कैश या क्रेडिट 2 प्रकार की सेल हो सकती है। कमीशन 3 प्रकार का हो सकता है। अनसोल्ड स्टॉक, आज अपन ये वाला पॉइंट पढ़ने जाएंगे, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पॉइंट नंबर 4 देखा था। उसके बाद में कंसाइनमेंट बिजनेस में इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या आएंगे आपके, कॉस्ट प्राइस मेथड, इनवॉइस प्राइस मेथड, लॉस आएगा 2 प्रकार का, 3 प्रकार का कमीशन होगा, और अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन। आज हम यही वाला पॉइंट देखने वाले हैं, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन। कौन कौन सी पार्टीज होंगी, 2 पार्टीज होंगी, एक ओनर कंसाइनर और एक कंसाइनी, 2 ही पार्टी होंगी। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कैसे चलेगी, सबसे पहले रनिंग बिजनेस होगा हमारा जयपुर वाला बिजनेस जो है, उसकी हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। हालांकि अपने क्वेश्चन में नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारी जो बात शुरू होगी, हमारा जो सवाल शुरू होगा ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट से एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट से सामान निकालने से एजेंट को सामान देने तक, और फिर एजेंट द्वारा सामान को बेचने तक के यहाँ पे अपने प्रोसेस चलने वाली है। ये 2 एंट्रियां, यहाँ से हमारा सवाल स्टार्ट होगा, ये सेकंड एंट्री होगी। अकाउंट्स कौन कौन से ओपन होंगे, रियल गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट एजेंट, और सम टाइम वी हैव टू प्रिपेयर बीआर अकाउंट, और एजेंट के यहाँ पे एक ही अकाउंट ओपन होगा। पॉइंट नंबर 2 में एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, मतलब ड्यू बेसिस पे हम अपनी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, अब ये हमने बताया। बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस तक, एजेंट के प्लेस ऑफ बिजनेस तक सामान पहुंचाने तक के खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, भले ही वो कंसाइनर ने पे किए हों या कंसाइनी ने पे किए हों। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में थे सामान पहुंचने के बाद उसके रख रखाव या सेलिंग एक्सपेंस में जो खर्चे आते थे, इनको हम बोलते थे रिकरिंग एक्सपेंस, जो बार बार होते थे। अकाउंट सेल एक डॉक्यूमेंट होता है जो एजेंट देता है अपने ओनर को, उसमें डिटेल्स रखता है वो। फिर अकाउंटिंग एंट्रीज देख ली थी सारी, ये अकाउंटिंग एंट्रीज अपने प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होंगे उसमें काम आएंगी। उसके बाद कुछ नोट लिखे थे मैंने कि जहां पे कंफ्यूजिंग इश्यू आएगा, कि क्वेश्चन अगर साइलेंट रहे तो हमको कौन सी वाली अजम्पशंस का प्रयोग करना है, ये हमने यहाँ पे देखा। टाइप्स ऑफ कमीशन हमने तीनों के तीनों पढ़े। फिर इसके एक एग्जाम्पल करके देखा हमने। ये एग्जाम्पल आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में भी आया था। आज हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 15, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो आज हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 15 की, और एग्जाम्पल नंबर ए लिखिएगा इसके अंदर, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक पे। लो जी, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखो एग्जांपल नंबर ए, हमने बात करी कि हमें जयपुर में, हमें बिजनेस के ओनर, हम जयपुर में अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन हमने एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है अजमेर में, हमने उसको कुछ सामान दिया। कितना सामान दिया, 200 किलो सामान दिया, 1 किलो 50 रुपए का। हमने ट्रक में डाला और सौदे से दूसरी जगह चला गया। आगे देखते हैं।
लोडिंग, हमने जब ट्रक में लोड करवाया तो 50 रुपये खर्च हो गए, ट्रक का किराया है 150 रुपये, यहाँ पे अनलोड करवाया तो 30 रुपये खर्च हो गए, बीच में टोल टैक्स 20 रुपये का आ गया, सेलिंग एक्सपेंस 400 रुपये के हो गए, क्वांटिटी सोल्ड 180 किलो सामान तो एजेंट ने बेच डाला, लेकिन 20 किलो सामान अभी अनसोल्ड है। तो मुझे पता करनी है भैया ये 20 किलो जो सामान बच गया है इसकी कितने रुपए की वैल्यू है या कितने रुपए की कॉस्ट है। इसी बात को समझने के लिए ना आपने 11th क्लास में एक छोटी सी बात पढ़ी थी, उसी बात को जरा दोहराओ और पता करो। देखो मैंने एक छोटी सी बात समझाता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 1 कॉपी में लिखना है, उसके बाद देखो एक छोटी सी बात मैं सिखाता हूँ आपको। आपने ना 11th 12th क्लास में ऐसे एक एंट्री पढ़ी थी, परचेज ऑफ एसेट्स। जैसे मान लीजिए ये मार्केट है, इस मार्केट से आप एक मशीन परचेज करके लाए, वो मशीन थी 2 लाख रुपए की, फिर आप उसको ट्रक में डाल के अपने फैक्ट्री तक लेके आए, ट्रक का किराया लग गया मान लीजिए 10,000 रुपये, और यहाँ पे इंस्टॉल का खर्चा लग गया मान लीजिए ₹2,000। तो सारे बच्चे बताओ, आप मशीन के परचेज करने की जो एंट्री डालते थे ना ऐसे करके, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करके एक एंट्री डालते थे, ये एंट्री 2,12,000 से डालोगे या 2 लाख रुपए से डालोगे। आप 11th 12th में एंट्री करते थे, मशीन तो है 2 लाख रुपए की, लेकिन अपनी फैक्ट्री तक पहुंचने तक मतलब अप टू रेडी टू यूज तक ये 10,000 रुपए का बीच में खर्चा, 2,000 रुपए का इंस्टॉलेशन, 2,12,000 रुपए की मशीन हो गई। तो हम अपनी बुक्स में इस एंट्री को कितने रुपए से रिकॉर्ड करेंगे? 2,12,000 रुपए से रिकॉर्ड करते। सर मशीन तो 2 लाख की थी। अरे भैया मशीन तो 2 लाख की थी, लेकिन ये तो मार्केट में मशीन 2 लाख की थी, ये हमारी बिजनेस प्रमाइसेस तक पहुंचते पहुंचते 2,12,000 रुपए की हो गई। 2 लाख रुपए की तो है, लेकिन ये मार्केट में, मार्केट से फिर लाने तक का खर्चा भी तो जुड़ेगा ना इसमें, तो लाने तक का खर्चा जोड़ा तो ये मशीन कितने की हो गई? 2,12,000 रुपए की। तो यही सेम कंसेप्ट, यही सेम कंसेप्ट अगर मैं इसी पे लगाऊं, गुड्स पे, तो मेरे को बताओ ये गुड्स यहां कितने रुपए के हैं? 200 मल्टीप्लाई 50। तो देखो ये गुड्स हैं आपके 200 मल्टीप्लाई 50, 10,000 रुपए के गुड्स हैं जयपुर में। लेकिन मेरे को बताओ ये गुड्स अगर अजमेर तक जाएंगे तो क्या 10 के ही रहेंगे क्या? नहीं सर, पहुंचने तक के खर्चे इसमें क्या जोड़ दिए जाएंगे? ऐड कर दिए जाएंगे। और पहुंचने तक के खर्चों को कंसाइनमेंट बिजनेस में क्या नाम दिया गया है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमको क्वेश्चन को पढ़ के हमको खुद ही पता करना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस होते कौन से, ऐसे नाम लिखे मिलेंगे। तो लोडिंग हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्रेट पहुंचने तक का खर्चा है, टोल टैक्स पहुंचने तक का खर्चा है, अनलोड पहुंचने तक का खर्चा है। लेकिन ये सेलिंग एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं, पहुंचने के बाद खर्चे होते हैं, तो ये खर्चे यहाँ पे नहीं जोड़े जाएंगे। तो आओ जरा लिखो इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय क्वांटिटी रिसीव्ड बाय एजेंट मल्टीप्लाई अनसोल्ड क्वांटिटी। तो देखो 10,000 रुपए का सामान था, प्लस एक 50 रुपए का खर्चा, प्लस 150 रुपए का खर्चा, प्लस 20 रुपए का खर्चा, प्लस 30 रुपए का खर्चा, डिवाइड बाय इतने के अंदर 200 किलो सामान था। ये 200 किलो का 200 किलो को सामान तक पहुंचाने तक के खर्चे थे। इसके अंदर से 20 किलो सामान है वो अभी अनसोल्ड बचा हुआ है। तो जोड़ लो 10,000 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 200, और इसमें से 20 किलो सामान बचा हुआ है। तो 1,025 रुपए का सामान जो है वो अभी अनसोल्ड है। तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितना हो गया? 1,025।
ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया कि अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन में पहुंचने तक के खर्चे ऐड करने हैं, वो डिवाइड बाय जितनी क्वांटिटी एजेंट ने द्वारा रिसीव करी गई है, मतलब जितनी हमने सेंड करी थी, मल्टीप्लाई जितनी अनसोल्ड है। ओके जनाब, तो यहां तक लिखिए। अब लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर बी, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर एग्जाम्पल नंबर बी में चलेंगे। लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर बी। हम हैं जयपुर के ओनर, हमने एक ट्रक लिया, उसमें 20,000 रुपए का सामान हमने डाल लिया, 20,000 रुपए का सामान लिया, और उसके अलावा लोडिंग करवाई 100 रुपए में, इंश्योरेंस लग गया 500 रुपए, और सुनो, यहां जाके हमने कराया अनलोड, अनलोड में हमारे लग गए 200 रुपए। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या होता है? जब ट्रक एक शहर की सीमा से, एक शहर की बाउंड्री से, जैसे मान लीजिए जयपुर की बाउंड्री से अगर आप कोई दूसरे स्टेट की बाउंड्री में जाएंगे, जैसे हरियाणा की बाउंड्री में जाएंगे, तो बीच के अंदर आपको कुछ चुंगी कर देना पड़ता है, हिंदी में चुंगी कर बोलते हैं। हालांकि जीएसटी आने के बाद ऑक्ट्रॉय कई जगह खत्म हो गए हैं, लेकिन क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बातें पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में आज भी लिखा आता है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय का मतलब है एक शहर की बाउंड्री से जब दूसरे शहर की बाउंड्री में जाते हैं, तो ट्रकों से एक टैक्स लिया जाता है, जो भी गुड्स वाले होते हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, उनसे टैक्स लिया जाता है लोकल अथॉरिटी द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रक जयपुर में आता है ना, तो जयपुर में जेडीए नाम की एक संस्था है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लोकल यहाँ की गवर्नमेंट की एक संस्था है, वो ऑक्ट्रॉय पैसा लेती है, जो भी ट्रक जयपुर की सीमा में आते हैं उनसे ऑक्ट्रॉय के नाम पे पैसा वसूल करते हैं। तो हमको क्या देखना है, ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में जब जाते हैं तो कुछ टैक्स देना पड़ता है व्हीकल को, उसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। तो ऑक्ट्रॉय हमारा लग गया, मान लीजिए यहाँ पे ऑक्ट्रॉय लग गया यहाँ पे हमारा 100 रुपया। अच्छा जनाब, ये हमारा एजेंट है जी रोहतक में, हरियाणा में एक जगह है रोहतक, और ये हमारा एजेंट है। अब आगे क्या हुआ, आगे हमने बोला भैया यहाँ पे इसने अपने गोडाउन का रेंट दिया, गोडाउन का रेंट दिया इसने 1,000 रुपये। इसके यहाँ पे कुछ लोग काम भी करते हैं, ये बड़ा एजेंट है भाई साहब, यहाँ पे काम करते हैं, तो कुछ लोगों को इसने सैलरी दी 500 रुपये के, और कुछ सेलिंग एक्सपेंस हो गए 400 रुपये के, और मैंने बोला क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड है 3/4। अब मैंने आपको क्वांटिटी नहीं दी, जैसे पिछले वाले में किलो यूनिट्स में दिया था ना, इस क्वेश्चन में मैंने रेशो की फॉर्म में जानकारी दी है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एब्सोल्यूट फॉर्म में आपको जानकारी दी थी, पिछले वाले क्वेश्चन में कि 180 किलो सामान बिक गया, 20 किलो रह गया। लेकिन इस केस में मैंने आपको रेशो के रूप में आपको जानकारी दी है कि 3/4 सामान है, वो हमने सामान को सोल्ड आउट कर दिया, 3/4 सामान को सोल्ड आउट कर दिया। आपको बताना है अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू बतानी। तो लिखो जरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो देखो पहले रेशियो की जानकारी को थोड़ा समझते हैं। मैंने बोला भैया अगर क्वांटिटी सेंट 4 थी, तो इसमें से आगे जाके क्वांटिटी सोल्ड कितनी हो गई है, 3। कैसे? ये जो 3/4 है, इसका मतलब अगर 4 सामान दिया है, 4 यूनिट दी है, तो 3 यूनिट अभी तक बिक चुकी हैं, तो अभी अनसोल्ड कितनी यूनिट रह गई फिर, 1। इसका मतलब 4 अगर सामान था, 4 यूनिट थी, तो 3 सामान बेच दिया, 1 सामान रह गया, तो अनसोल्ड स्टॉक हो गया 1। ओके सर। या इसी बात को ऐसे भी बोल सकते थे कि 100% सामान है, तो 75 यूनिट तो बेच दी है, 25 यूनिट अभी बच गई। परसेंटेज की फॉर्म में अगर बोलना चाहे, ये रेशियो की फॉर्म में बोल दो, 4 में से 3 बिक गई, 1 रह गई। या फिर आप इसी बात को परसेंटेज की फॉर्म में भी बोल सकते हो, आंसर दोनों में एक जैसा ही आता है। तो हमने बोला भैया क्वांटिटी सोल्ड 3 है और अनसोल्ड है जो वो 1 है, अनसोल्ड 1 है, तो बस इसी से अपना सॉल्यूशन निकलाएगा।
पहुंचने तक के खर्चे ऐड करने, ध्यान रखना। 20,000 रुपये का सामान प्लस 100 रुपये लोडिंग के ये ऐड होंगे, 500 रुपये इंश्योरेंस के ये ऐड होंगे, 200 रुपये अनलोडिंग के ये ऐड होंगे, 100 रुपये ऑक्ट्रॉय के ये ऐड होंगे। इतने रुपए में 4 यूनिट्स हमने भेजी। इतने रुपए की चार, चार में से 1 यूनिट है वो अभी अनसोल्ड। तो कैलकुलेटर लीजिए और चलाइए अपनी उंगलियां। 20,000 प्लस 100 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 100 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 5,225 रुपये का सामान अनसोल्ड है। तो हमको इस प्रकार से अनसोल्ड क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो जल्दी से इस बात को यहाँ पे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो ये हो गया हमारा 15 नंबर पॉइंट। अब चलते हैं अपन 16 नंबर पॉइंट की तरफ। लिखिएगा पॉइंट नंबर 16। अब पॉइंट नंबर 16 में क्या जानेंगे? पॉइंट नंबर 16 में जानेंगे हम कि नॉर्मल लॉस क्या होता है और अब नॉर्मल लॉस क्या होता है और इसकी वैल्यूएशन। भैया ये जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे अगर हमने 200 किलो सामान यहां से लेके चले तो जरूरी थोड़ी ना है 200 किलो सामान पहुंचे, बीच में लॉस भी तो हो सकता है ना। तो अब हम इसी के बारे में जानेंगे कि अगर बीच में लॉस हो जाए तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन हम लोग क्या करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 16 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 16 लिखिएगा, वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल एंड abnormal loss during the transit, during transit। अगर बीच रास्ते में पहुंचाते समय कहीं पे भी, मतलब ट्रक में लोड होने के बाद कहीं पे भी लॉस हो जाता है, ट्रक में लोड किया सामान बीच में कहीं लॉस हो जाता है, तो उसकी वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है। कई सारी भ्रांतियां होती हैं इसके विषय में भी। आओ जरा सबसे पहले लिखो नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इसके बारे में लिखेंगे, द लॉस, पॉइंट बना के लिखेंगे, द लॉस इनहेरेंट इन नेचर, इनहेरेंट इन, इनहेरेंट का मतलब है जो लॉस अपने आप होता हो, जिसमें हमारा कोई योगदान हो, हमारी कोई केयरलेस वर्किंग नहीं हो। यहाँ पे हिंदी में लिख लेना, जो लॉस अपने आप हो, अपने आप हो, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस, तो पहला पॉइंट लिखिए नॉर्मल लॉस के बारे में, इनहेरेंट इन नेचर। नॉर्मल लॉस जो वो होता है जो अपने आप हो जाए। हमने ड्यूरिंग ट्रांजिट जा रहे थे, बीच के अंदर मान लीजिए कोई ऐसा सामान है जो उड़ जाए, अपने आप इवापोरेट हो जाए या फिर श्रिंक हो जाए, तो ऐसे लॉस को हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लीकेज हो जाए, जैसे हम पेट्रोल वगैरह लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत पेट्रोल उड़ेगा ही उड़ेगा, तो ये नॉर्मल है कि नॉर्मल लॉस होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नॉर्मल लॉस के कारण, हिंदी में ही लिख लेंगे अपनी कॉपी में, नॉर्मल लॉस के कारण रिमेनिंग यूनिट जो बचेंगी, लॉस होने के बाद जो सामान बच जाएगा उसके प्राइस को इन्फ्लेट करके नॉर्मल लॉस को एडजस्ट किया जाता है। ये लाइन है ना, अभी समझ में नहीं आएगी। अभी इसके बाद जस्ट एक एग्जांपल लिखेंगे अपन, इसमें नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करना सीखेंगे, उसमें ये समझ में आएगी। अभी ये वाली लाइन आप होल्ड पे डाल लेना, ओके। दूसरा लास्ट पॉइंट है जी, नॉर्मल लॉस
क्वांटिटी जितनी भी होती है इज एस्टिमेटेड इन एडवांस, पहले से ही अनुमानित कर ली जाती है कि इतना नॉर्मल लॉस तो हो ही जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर एक्सपीरियंस। दूसरा लिखना है इसके अंदर अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस लिखना, द लॉस अराइज, पहला पॉइंट लिखना, द लॉस अराइज ड्यू टू केयरलेस वर्किंग, हमारी गलती के कारण, हमारी गलती के कारण कोई लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट पॉइंट लिखना एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, एक्सीडेंट हो जाए या लॉस बाय फायर हो जाए या थेफ्ट हो जाए, ये जो लॉस होते हैं जो हमारी गलती के कारण होते हैं, इन लॉस को हम बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस, या फिर लीकेज बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट, नॉर्मल लिमिट। नेक्स्ट लिखना अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस हमारी गलती के कारण होता है, गलती के कारण होता है, इसलिए रिमेनिंग यूनिट्स को, रिमेनिंग यूनिट्स को महंगा नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालकर कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड और P&L अकाउंट के डेबिट साइड लिखी जाती। ये बात अभी जस्ट एग्जांपल करेंगे उसमें समझ में आ जाएंगे आपको, हिंदी में ही लिख लेना, ठीक है ना, ये ध्यान में रखनी है ये बातें, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो ये बातें आपको एज इट इज ध्यान रखनी है। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस का। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल एग्जांपल लिखिएगा, एक एग्जांपल लिखिएगा और एग्जांपल के लिए एक ना टेबल बना लो। इस टेबल में लिखो ऐसी एक टेबल बनानी है, इतने सारे कॉलम बनाने हैं उसके अंदर आपको, ये बीच वाला कॉलम छोटा बनाना, यहाँ लिख देना पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख देना यूनिट्स, यहाँ पर यूनिट और यहाँ अमाउंट। एक टेबल से अपन इसी बात को समझते हैं, आओ जरा देखो नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस। मैंने बोला भाई देखो अपने को जयपुर से कुछ सामान भेजना है, तो ये है जयपुर, अच्छे से लिखना अपनी कॉपी में, ये जयपुर है, जयपुर से हमने ट्रक के अंदर, ये हमारा ट्रक है, इसके अंदर हमने पेट्रोल भरा, जयपुर से हम पेट्रोल दूसरी जगह बेचते हैं, ठीक है। जयपुर से हमने पेट्रोल लिया, मान लीजिए हमने 200 लीटर पेट्रोल लिया और पेट्रोल का भाव चल रहा है लगभग 90 रुपए के आसपास, तो 1 रुपए का 90 रुपए, एक लीटर का भाव 90 रुपए, 200 मल्टीप्लाई 90, 18,000 रुपए का पेट्रोल लिया। और मेरा एजेंट है मान लीजिए
अजमेर में बैठा हुआ है, मुझे अजमेर तक लेके जाना है। तो सारे बच्चे बताओ, क्या बीच के अंदर 200 का 200 लीटर जयपुर से क्या अजमेर पहुंच जाएगा क्या? पेट्रोल बीच में उड़ेगा ही उड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ कमी तो होगी ही होगी। जो कमी अपने आप होगी, अपने आप होगी, उस कमी को अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉस बोलेंगे। उस कमी को नॉर्मल लॉस बोलेंगे। इसका मतलब आप 100% सामान की डिलीवरी अजमेर में नहीं कर सकते हैं, ये गुड्स का नेचर है, अपने आप लॉस होगा ही होगा। ये पेट्रोल की बात हो गई। ये डिपेंड करेगा गुड्स टू गुड्स पे। मान लीजिए अपने को लकड़ी लेके जानी है जयपुर से अजमेर, तो लकड़ी का वजन थोड़ी ना कम होगा। लकड़ी सूखी लकड़ी है बिल्कुल, जितना लोगे उतना ही उतनी वहां तक पहुंच जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि गुड्स किस नेचर का। मान लीजिए कोई ऑयल है, अपन पेट्रोल की बजाय अगर मोबिल वगैरह लेके जाते हैं, अपन मिट्टी का तेल लेके जाते हैं या कोई लिक्विड सरसों का तेल लेके जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बीच के अंदर कुछ ना कुछ अनलोडिंग में या लोडिंग में या ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ना कुछ तो लीकेज होगी ही होगी, कुछ ना कुछ तो खराब होगा ही होगा। तो जो अपने आप लॉस होगा, उस लॉस का नाम क्या रखेंगे? नॉर्मल लॉस। फिर एक बात बताओ, अपने आप होगा ही होगा, तो इसका मतलब आप पहले से कुछ एस्टिमेट भी कर सकते हैं ना कि 2-4 लीटर होगा, कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे आप एस्टिमेट भी कर पाएंगे कि कितना नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो मैं इस एग्जांपल में आपको पहले से ही बता रहा हूं, पहले से ही बता रहा हूं कि भैया पेट्रोल लेके जा रहे हैं, मेरा मानना है कि बीच के अंदर नॉर्मल लॉस होगा ही होगा, बीच के अंदर नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। नॉर्मल लॉस मेरा मानना है 2% का लॉस तो हो ही जाना चाहिए बीच के अंदर। तो 200 का 2% कितना होता है? 4 लीटर का यहां पे नुकसान हो ही जाना चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है। ओके सर, इसका मतलब एजेंट तक पहुंचना चाहिए, है ना? एजेंट तक हिंदी में ही लिख लेना, एजेंट तक पहुंचना चाहिए। 196 लीटर एजेंट तक अपना पेट्रोल पहुंचना भी चाहिए, और एक्चुअल में पहुंचा, मान लीजिए एक्चुअल में 196 लीटर ही पहुंच गया। अगला वाला एग्जांपल में कम ज्यादा पहुंचाएंगे, लेकिन मान लीजिए एक्चुअल में 196 लीटर ही पहुंच गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये नॉर्मल लॉस, इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या एडजस्टमेंट करेंगे? तो भाई एक बात बताओ, नॉर्मल लॉस होने के कारण बाकी बची यूनिट्स को महंगा किया जाता है। तो एक बात बताओ जरा, 196 18,000 रुपए का ही रह गया, 18,000 को 196 से डिवाइड करोगे, 18,000 डिवाइड बाई 196, ये आ जाएगा आपका 91.836। इसका मतलब जो सामान 90 रुपए का हुआ करता था, नॉर्मल लॉस में हमारी कोई गलती होती नहीं है, तो अब जो बाकी बची यूनिट्स हैं वो हम किस भाव में बेचेंगे अपने कस्टमर्स को? 91.836 के भाव बेचेंगे। इसका मतलब नॉर्मल लॉस जो भी हुआ हमारा, उसकी भरपाई हमने बाकी बची यूनिट्स को महंगा बेच के रिकवर करनी है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। तो यही बात हमने देखो यहां पे लिखी है नॉर्मल लॉस में, कि नॉर्मल लॉस की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल लॉस होने के कारण, नॉर्मल लॉस होने के कारण रिमेनिंग यूनिट्स के प्राइस को इन्फ्लेट करके नॉर्मल लॉस को एडजस्ट किया जाता है। उसकी भरपाई हम ऐसे कर लेते हैं कि जो बाकी बच गया सामान, उसकी पर यूनिट प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दो, नॉर्मल लॉस की रिकवरी अपने आप बाकी बचे सामान को महंगा बेच के हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि हमको कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। अगर नॉर्मल लॉस होता है तो अमाउंट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी बचे सामान को आपको महंगा बेच के अपने कस्टमर को दे देना है। तो यही बात लिख लीजिएगा, नॉर्मल लॉस की यहां पे एक नोट लिख लीजिएगा। नॉर्मल लॉस के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई भी एंट्री, कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि नॉर्मल जो लॉस अपने आप वजन में जो कमी होगी, क्वांटिटी में जो कमी होगी, हम वो कमी की भरपाई बाकी बची यूनिट्स को महंगा कर देंगे और हमारी कमी को पूरा कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर बी, जिसमें अपन अब नॉर्मल लॉस की बात करेंगे। लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर बी। एग्जाम्पल नंबर बी, एग्जाम्पल नंबर बी में लिखिएगा एक एग्जाम्पल लिखिए। अब थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन लिखिएगा। ये है हमारा जयपुर, ठीक है। ये है हमारा ट्रक जिसमें हम सामान लेके जाएंगे। ट्रक है, इस ट्रक में 200 किलो सामान है एट द रेट 50 रुपए के भाव का। 200 किलो सामान। फिर हमने बोला भैया फ्रेट एंड इंश्योरेंस 500 रुपये है। फिर हमने बोला फ्रेट एंड इंश्योरेंस के बाद में नॉर्मल लॉस। हमारा मानना था कि कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस तो होगा ही होगा, और ये नॉर्मल लॉस हमारा हो गया है 5 किलो का। और अब नॉर्मल लॉस रास्ते में हो गया है 10 किलो का। और ये हमारा है एजेंट। एजेंट ने बाकी बचे सामान की डिलीवरी ले ली है। ये सड़क है हमारी, बाकी बचे डिलीवरी ले ली है। तो यहाँ पे इसने कुछ सेलिंग एक्सपेंस करे हैं। सेलिंग एक्सपेंस करे हैं 400 रुपये के। इसका कमीशन बना है, मैंने आपको निकाल के दे दिया, 800 रुपये का कमीशन बना है। और क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड है 165 किलो। 165 किलो है। मुझे आपसे पूछना है अनसोल्ड क्वांटिटी एंड उसकी वैल्यू। दो बातें मुझे आपसे पूछनी है। एग्जाम्पल नंबर बी, ये क्वेश्चन है। चलिए लिखना शुरू करिए मेरे साथ में। तो आइए सीखते हैं अपन नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन। वही टेबल बनाएंगे एक मेरे साथ आप लोग। ये बना दीजिए टेबल हमने। और प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होंगे ना, उसके अंदर भी टेबल बना के ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो भी टेबल बना रहे हैं, जिस सीक्वेंस से बना रहे हैं, वैसे ही सीक्वेंस में एक्चुअल एग्जाम में बना के आनी है। लिखिएगा यहां, लिखिएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स। और इसमें दो ही कॉलम रखेंगे, पर यूनिट का कॉलम की जरूरत नहीं है अपने को। टोटल यूनिट एंड अमाउंट, और अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा रखना। यहां लिखना यूनिट्स और यहां लिखना अमाउंट। अब जानिए गुड्स सेंट। यहां लिखिएगा गुड्स सेंट कितने किलो भाई साहब? 200 किलो। 1 किलो 50 रुपए का है, तो 200 मल्टीप्लाई 50। पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। पर यूनिट मैंने पिछले वाले फॉर्मेट में सिर्फ समझाने के लिए लिखा था आपको कि 200 किलो सामान 10,000 रुपए का जयपुर से चल पड़ा है ना। जयपुर से चल पड़ा है। अब जैसे ही चला तो फर्स्ट इवेंट क्या हुआ? फर्स्ट इवेंट हुआ सर 500 रुपए का हो गया, फ्रेट इन इंश्योरेंस लग गया। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस। 500 रुपए हम इसके अंदर जोड़ देंगे। जैसे ही 500 रुपए जोड़ेंगे, इसका मतलब अब ये जो 200 किलो सामान था ये थोड़ा सा महंगा हो गया, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ने पड़ते हैं। तो 200, तो
10,000 प्लस 500, तो ये आ जाएगा आपका 10,500 रुपये। अब जो 200 क्वांटिटी थी वो 10,000 की नहीं रही, 10,500 की हो गई। उसके बाद क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्या है कि अब हो गया नॉर्मल लॉस। पहले से अनुमानित था कि भैया 5 किलो का लॉस तो होगा ही होगा, तो हमने बोला भाई अब कौन सा लॉस हो गया है, लेस कर दो नॉर्मल लॉस। कितने किलो का हो गया, 5 किलो का हो गया। अब सारे बच्चे बताओ, नॉर्मल लॉस अपने आप होता है, उसमें हमारी कोई योगदान नहीं होता है, ड्यू टू इनहेरेंट इन नेचर। इनहेरेंट नेचर का मतलब है जो परिस्थितियों के हवाले होता है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, उसका हमारे पर्सनल, हमारा हमने कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया कि जिसके कारण लॉस हो जाए, या हमने ऐसी कोई गलती नहीं करी जिसके कारण लॉस हो जाए। ये अपने आप होता है, जैसे वाष्प बन के उड़ जाना, सूख जाना, या लीकेज हो जाना, ये चीजें अपने आप होती है थोड़ी थोड़ी, तो नॉर्मल लॉस हो गया। लेकिन मेरे को बताओ, नॉर्मल लॉस होने के बाद क्वांटिटी कितनी बच गई आपके पास में, 195। और इन क्वांटिटी का प्राइस कितना रखना है आपको, 10,500 ही रखना है, यहां पे कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि नॉर्मल लॉस होने के कारण बाकी बची क्वांटिटी को महंगा करके हम कस्टमर को बेचेंगे, तो नॉर्मल लॉस अपने आप रिकवर हो जाएगा, तो इसकी कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले 10,500 रुपए में 200 किलो था, ड्यू टू नॉर्मल लॉस 10,500 ही रहा, लेकिन ये 195 हो गया। तो क्या पर यूनिट रेट इन्फ्लेट हुआ कि नहीं हुआ? सर पर यूनिट रेट कैसे, जैसे मान लीजिए 10,500 को आप 200 से डिवाइड करते तो ये आता है एट द रेट 52.5। लेकिन देखो अब ये ज्यादा महंगा नहीं हो गया, 10,500 डिवाइड बाई 195, ये सामान हो गया 53 रुपए का, 53.84। महंगा हो गया अपने आप, महंगा हो गया, और इसकी कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट में पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉर्मेट में पर यूनिट लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक लिखिएगा। अब क्या हुआ, अब आगे चले तो आगे हो गया अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है भाई, अब नॉर्मल लॉस हमारी गलती के कारण, मान लीजिए ट्रक वाला था कंसाइनमेंट वाला, ये ट्रक वाला सामान लेके जा रहा था, और भाई साहब इसने गाने बजा रखे थे ट्रक में, सपना चौधरी के बढ़िया बढ़िया गाने बजा रखे थे इसने, और उस गाने में झूल गया, इधर उधर रफ ड्राइविंग करी, रश ड्राइविंग करी इसने, और रश ड्राइविंग करी तो वो जो सामान था वो इधर उधर हिला डुला, इधर इधर हिला डुला, तो 10 किलो का ज्यादा लॉस हो गया। मेरे को बताओ, ये जो 10 किलो का ज्यादा ड्यू टू पुअर ड्राइविंग, ड्राइविंग अच्छी नहीं करने से 10 किलो का लॉस हो गया, ये कौन सा लॉस है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? सर ये अब नॉर्मल लॉस है। तो मेरे को बताओ, जो गलती हमने करी उस गलती के कारण कोई नुकसान हुआ, तो क्या उस नुकसान की भरपाई भी बाकी बची यूनिट्स को महंगा बेच के करोगे क्या? नहीं सर, हमें समझ में नहीं आई सर बात। मैंने कहा देखो इसी बात को दूसरे शब्दों में समझो। मान लीजिए आपकी ना दूध की दुकान है, दूध बेचते हो आप, आपके पास में ना ऐसे 2 ड्रम रखे हुए थे दूध के, और 1 लीटर दूध आप 40 रुपए का बेचते हो कस्टमर को। आपके घर पे एक छोटा बच्चा, उसने एक ड्रम धक्का दिया और ड्रम दूध जमीन के ऊपर, तो ये जो दूध जमीन के ऊपर हो गया, ये हो गया अब नॉर्मल लॉस, क्योंकि हमने एक्सीडेंटली हमारी खुद की लापरवाही थी, केयरलेस वर्किंग थी। तो मेरे को बताओ, अब जो बाकी बचा दूध है, क्या आप कस्टमर को ऐसे बोलोगे क्या भैया अब दूध 50 के भाव बेचेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ने एक ड्रम मिट्टी पे ढोल दिया, जमीन में ढोल दिया, तो अब बाकी बचे दूध को महंगा बेचेंगे, कोई कस्टमर लेगा क्या? नहीं लेगा। इसका मतलब जो लॉस हमारी गलती के कारण होता है, उसके कारण हुआ नुकसान हम खुद ही बियर करेंगे, कस्टमर पे उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। या और दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हो, आपकी एक दुकान है, आप उस दुकान में पार्लेजी का बिस्किट बेचते हो, पार्लेजी का बिस्किट कितने रुपए का आता है, 5 रुपए का, लेकिन क्या हुआ आपकी दुकान में 2 चूहे घुस गए और उन्होंने 10 पैकेट खराब कर दिए, तो क्या आप कस्टमर आएगा तो आप बोलोगे कि नहीं भैया 8 का भाव में देंगे पार्ले जी, क्योंकि हमारे चूहों ने खराब कर दिया था, तो हम उसमें हमारी गलती है, लेकिन हम कस्टमर से इस गलती को, पैसे को वसूल करेंगे। क्या आपको लगता है ये बातें सही है? ये जायज बातें नहीं है। तो इसी बात को अकाउंटिंग में कंसेप्ट बना के कैसे पढ़ाया जाता है, कंसेप्ट बना के ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो लॉस हमारी गलती के कारण होता है उस लॉस को अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं, और अब नॉर्मल लॉस की भरपाई कस्टमर से नहीं करेंगे, वो हम खुद बियर करेंगे।
तो इसी बात को यहां पे अब मुझे ये पता करना है कि भैया ये चूहे जो पैकेट खा गए या दूध ये डुल गया, ये कितने रुपए का बिक सकता था, मतलब कितने रुपए का मुझे नुकसान हो गया। तो अब ये नुकसान की वैल्यूएशन हमको करनी है, तो आओ जरा देखते हैं नुकसान की वैल्यूएशन। तो अब यहां पे आप लेस करना अब नॉर्मल लॉस, और कितनी क्वांटिटी है अब नॉर्मल लॉस की, तो देखो जरा अब नॉर्मल लॉस है 10 किलो का। हमने बोला भाई 10 किलो का हो गया अब नॉर्मल लॉस। इसका मतलब 10 किलो आप कस्टमर को नहीं बेच पाएंगे, इसका व्यापार आप नहीं कर पाएंगे। अब ये कितने रुपए का हो गया, तो हम बोलेंगे 10,500 रुपए में था 195 किलो सामान। इस 195 में से 10 किलो सामान हमारी गलती के कारण खराब हो गया। तो बताओ भक्तों कितने रुपए का हो गया, 10,500 डिवाइड बाई 195 मल्टीप्लाई बाई 10, कितने रुपए का हो गया भाई साहब, 538.46 रुपए का नुकसान हो गया। इसका मतलब बाकी जो सामान है वो कितने का बच गया, गुड्स रिसीव्ड बाय एजेंट, एजेंट ने 185 किलो सामान रिसीव किया और वो कितने रुपए का है, इसमें से घटा दो 10,500, तो ये आ जाएगा आपका 9,961.53 रुपए का। 185 किलो सामान एजेंट ने रिसीव किया। अब क्वेश्चन की जानकारी को पढ़ो। अगर भाई साहब 200 किलो चला, 185 किलो एजेंट ने रिसीव किया और 165 किलो एजेंट ने बेच दिया, तो बताइए भाई लोगों अनसोल्ड कितना बच गया। तो आप बताएंगे 165, 185 में से 165 गए, 185 में से 165 गए, तो 20 किलो सामान बच गया। और ये कितने रुपए का बच गया, तो यहां पे लिखेंगे अनसोल्ड स्टॉक 20 किलो। और 20 किलो कितने का बच गया, तो हम बोलेंगे 9,961.53 रुपए का 185 किलो है, तो बताओ 20 किलो कितने रुपए का होगा। तो 9,961.53 डिवाइड बाई 185 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये आ जाएगा जनाब 1,076.92 रुपये। ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। इसी सीक्वेंस में करनी है आपको वैल्यूएशन। तो इसके अंदर वो प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस भी जुड़ चुके हैं। देखो ये जो वैल्यू आई ना आपकी, इस वैल्यू में देखो ये वाले डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं ये भी जुड़ चुके हैं। तो अपनी कैलकुलेशन को इसी फॉर्मेट के आधार पे करना है। तो अब हम बोलेंगे भैया अब नॉर्मल लॉस है वो 538.46 का रुपए का हमारी गलती के कारण हो गया, उसका कस्टमर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो देखो हमने अपने नोट्स में क्या लिखवाया, मैंने आपको नोट्स में मैंने लिखवाया आपको कि ये अराइज होता है ड्यू टू केयरलेस वर्किंग। केयरलेस वर्किंग मेरी गलती, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, लॉस बाय फायर हो जाना, थेफ्ट चोरी हो जाना, लीकेज बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट। एक तो होती है लीकेज लिमिट में, जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि भैया 5-1 लीटर लीकेज हो जाएगा लेकिन 12-13 लीटर लीकेज हो गया, तो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा जो लीकेज हो गया उसको अब नॉर्मल बोलेंगे। फिर हमने लिखा अब नॉर्मल लॉस हमारी गलती के कारण होता है, इसलिए रिमेनिंग यूनिट्स को महंगा नहीं किया जाता, जबकि इसकी वैल्यू निकालकर कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में और पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाएगी। अब एक सच्ची सच्ची बात बताना, आत्मा पे हाथ रख के बात बताना। इसी एग्जाम्पल में कंसाइनमेंट बिजनेस कितनी क्वांटिटी का हुआ, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। कंसाइनमेंट बिजनेस कितनी क्वांटिटी का हुआ, क्या 200 क्वांटिटी का कंसाइनमेंट बिजनेस हुआ क्या, नहीं। इसमें से 10 क्वांटिटी तो हमारे कारण हमने खराब कर दी, तो कंसाइनमेंट बिजनेस कितनी क्वांटिटी का हुआ, 190 क्वांटिटी का ही कंसाइनमेंट बिजनेस। तो हमको अकाउंटिंग कितने की करनी है, 190 क्वांटिटी की करनी है। 190 में से 5 का नॉर्मल लॉस जो बाकी बची यूनिट से महंगा करके वसूला जाएगा, और 20 क्वांटिटी अभी अनसोल्ड है जो बाद में बेची जाएगी, और 165 हमारी बिक चुकी। इसीलिए जब अपन अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो डेबिट साइड में 2 गुड सेंट की एंट्री लिखेंगे और फिर 10 क्वांटिटी की अबनॉर्मल लॉस की एंट्री लिखेंगे क्रेडिट साइड। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है कि अबनॉर्मल लॉस है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन सी साइड लिखा जाता है, आंसर इज क्रेडिट साइड। तो होप सो यहां तक बात समझ में आई होगी। तो चलिए इसके बाद एक छोटा सा नोट लिखिएगा। अब 2-3 आपके मन में सवाल आ रहे हैं, उनके जवाब और लेते जाओ। सर हमको ये बताओ, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिनिटीज
बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, तो ऐसा लॉस हो गया कि वो नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। देखो, नॉर्मल और अबनॉर्मल की डेफिनेशन है ना, वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। जैसे मैंने बोला ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर के कारण दो दो लॉस होते हैं, एक नॉर्मल, एक अबनॉर्मल। ह्यूमन एरर है, आदमी गलतियों का पुतला है, थोड़ी बहुत तो गलतियां करेगा ही करेगा, मान लीजिए 2% गलतियां करता है तो ये नॉर्मल लॉस। लेकिन जानबूझ के केयरलेस वर्किंग के कारण गलतियां हो गई मान लीजिए 5%, तो ये हो गया अबनॉर्मल। लेकिन ये जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, वैसे तो अगर जनरल सेंस में बोलो तो ये अबनॉर्मल रीजन है, लेकिन कंसाइनमेंट के हिसाब से अबनॉर्मल नहीं है ये। कंसाइनमेंट के हिसाब से नहीं है, जनरल अगर लेमैन की भाषा में बोलूं तो नेचुरल कैलेमिटीज है वो अबनॉर्मल है, उसके ऊपर कोई हमारा जोर नहीं चलता। लेकिन ये परिभाषा जो मैंने नॉर्मल और अबनॉर्मल की जो परिभाषा दी है ना, वो हमको कंसाइनमेंट बिजनेस के हिसाब से पढ़नी है। तो एक बात बताओ, अगर तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, उसके कारण आपका सामान खराब हो जाए, तो बाकी बचे सामान को क्या महंगा बेचोगे क्या? बताओ जरा। मान लीजिए बाढ़ आ गई, पार्ले जी बिस्किट है और बहुत कम मिल रहा है, और पहले 5 रुपए का मिलता था, बाढ़ आने के कारण ये 8 रुपए का हो जाएगा क्या? नहीं सर। इसका मतलब यहां पे नॉर्मल और अबनॉर्मल की परिभाषा में नेचुरल कैलेमिटीज को इंक्लूड और एक्सक्लूड नहीं किया गया, बात ही नहीं करी गई है उनकी। नेचुरल कैलेमिटीज को यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि भाई 200 किलो का ट्रक चला था, बीच रास्ते में नदी थी, नदी में बह गया सारा का सारा, तो हम बोलेंगे एक तरह से ये अबनॉर्मल लॉस है, एक तरह से अबनॉर्मल। कंसाइनमेंट हुआ ही नहीं, कंसाइनमेंट में आएगा ही नहीं ये चीजें, कंसाइनमेंट बिजनेस ही नहीं हुआ इस चीज का, तो कंसाइनमेंट बिजनेस हुआ ही नहीं तो एंट्री वगैरह भी कुछ नहीं होगी यहाँ पे। तो हमने जो नॉर्मल और अबनॉर्मल की डेफिनेशन पढ़नी है वो कंसाइनमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, साधारण भाषा में या लेमैन की भाषा में नहीं पढ़ना है। और अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें बाढ़ भी नहीं आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसमें ना आंधी आएगी ना तूफान आएगा, उसके अंदर जेन्युइन क्वेश्चन आएगा। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि बाढ़ आ गई तो क्या होगा, आंधी आ गई, आग लग गई तो क्या होगा, ये सॉरी आग लगना तो अब नॉर्मल है, लेकिन ये बाढ़ आना, ये चीजें हमारे यहाँ पे इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं की गई हैं, इनका हमारे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये इररिलेवेंट बातें हैं। अब देखो क्या होता है, जब भी आप पढ़ाई करें ना तो उसमें दो कंसेप्ट को फॉलो करें। एक होता है रेलिवेंट पोर्शन, रेलिवेंट पोर्शन मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पोर्शन। एक होता है हाइपोथेटिकल पोजीशन, ऐसा हो जाए तो क्या हो, वैसा हो जाए तो क्या हो, इन बातों की जवाब नहीं हुआ करते, इनमें अपना दिमाग खराब करना होता है। ओनली रेलिवेंट पोर्शन पढ़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने भी सीएमए पास किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ आपको, वो सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट कंटेंट, जितना मुझे ज्ञान है वो ज्ञान मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, उम्मीद करता हूँ आपका ये नेचुरल कैलेमिटीज वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके, अब एक छोटा सा आपके यहाँ पे डाउट और आना चाहिए दिमाग में कि सर, बोलो जी बोलो, सर ये नॉर्मल लॉस पहले होगा कि अब नॉर्मल लॉस पहले होगा? ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, मैंने कहा ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस वे में दी गई है। अगर अब नॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन पहले दी गई है तो आप अब नॉर्मल लॉस को पहले ट्रीट करेंगे, और अगर अब नॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन या उसका सीक्वेंस बाद में दिया गया है तो उसको फिर बाद में ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट चिपका ही लो, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस में से पहले, अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में से कोई भी लॉस पहले हो सकता है, कोई भी लॉस पहले हो सकता है, डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। लिख लो, डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। गिव जैसे क्वेश्चन वाला बोल लेना, जैसे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वाला दे, हमको अपनी वैल्यूएशन वैसे ही करनी। अगर मान लीजिए अब नॉर्मल लॉस यहाँ होता तो मैं यही वाली कैलकुलेशन यहाँ कैसे करता, देखो 10,500 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 10 ऐसे करता। जस्ट उससे रिसेंट वाली क्वांटिटी है, उसी को बेस मान के अपनी वैल्यूएशन यहाँ पे करनी होती है। ओके सर, हालांकि फाउंडेशन लेवल के एग्जाम में अब नॉर्मल और नॉर्मल लॉस के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के साथ में पूछा जा सकता है। बड़े जो क्वेश्चन होंगे नॉर्मल और नॉर्मल लॉस वाले, वो इंटर लेवल के ज्यादा क्वेश्चन होंगे। तो आप अपने मॉड्यूल में भी देखेंगे नॉर्मल और नॉर्मल लॉस का जिक्र मिलेगा और एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। बड़े क्वेश्चन कोई एमटीपी आरटीपी पे मिल सकते हैं आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2016 सिलेबस में नहीं दिए गए हैं।
फिर भी अगर आ जाए तो भी अपने को यहाँ पे कवर करके चलना है। ये मैंने आपको यहाँ पे डिलीवर कर दिया गया है। तो ये हो गया जी नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस के एग्जाम्पल। चलिए उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट मुद्दा बच गया है, इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड, ये मेथड में जब अपन एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे ना उसमें अपन देखेंगे। अभी बस 16 पॉइंट में आप कंसेप्ट क्लियर करिए, और 17वां पॉइंट जो होगा, 17 नंबर पॉइंट जो रहेगा वो पढ़ाना है मुझे, इनवॉइस प्राइस मेथड। ये हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ में। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना इनवॉइस प्राइस के डायरेक्टली, उसी समय, उससे पहले मैं एक नोट लिखवाऊंगा आपको, मॉड्यूल के क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखेंगे, और उम्मीद करता हूं आप ये प्रॉपर नोट जरूर करना अपनी कॉपी में अच्छे से तरीके से, तभी आप इसी जो लेक्चर्स हैं इसका आप फायदा उठा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे, पसंद आए हों और आपने एंड तक देखे हों तो जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये लेक्चर कैसे लगे और आपको किस टॉपिक के लेक्चर चाहिए हैं। इसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।